उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन है, कंडीशनल क्लोज है, वो दो जो क्लोज है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है एक क्लोज या कंडीशनल क्लोज और दूसरा होता है मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। और फिर मैंने आपको बताया था कि कंडीशन तीन प्रकार की होती है, या जब हम शर्त है वो तीन प्रकार के सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो पहली थी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। ओपन और प्रोबेबल कंडीशन जिसको बोलते हैं खुली और संभाव्य शर्त, खुली और संभाव्य शर्त, खुली और संभाव्य शर्त। और उसमें मैंने आपको जो पैटर्न बताया था, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, या फ्यूचर सिंपल प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये एक पैटर्न रहता है। उस पैटर्न के आधार पे हम जो सेंटेंस बना सकते हैं और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो शर्त व्यक्त करते हैं। और इसमें ऐसा बताया गया कि कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है, कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है या इफ क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है, यदि हम उसको पूरा करते हैं तो मेन क्लोज में या प्रिंसिपल क्लोज में कहीं की बात है वो शर्तें ही क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। दोबारा सुनो कि ओपन और प्रोबेबल कंडीशन में जो कंडीशनल क्लोज है या कंडीशनल या जो इफ क्लोज है उसमें ऐसी बात कही जाती है या ऐसी शर्त रखी जाती है, यदि हम उसको पूरा कर दें तो मेन क्लोज में कही गई बात या प्रिंसिपल क्लोज में कही गई बात स्वतः ही क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। इसके जो एग्जांपल हम देख रहे थे, देखो इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। अब देखो वही पैटर्न रहेगा। यदि हम इसको पैटर्न को चेंज करके लिखना चाहें, यदि हम ऐसा चाहें कि इस पैटर्न को चेंज करके लिखना चाहें तो हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो चेंज करके लिखेंगे तो पहले आ जाएगा फ्यूचर सिंपल यू विल पास, यू विल पास, और उसके बाद में आएगा इफ, और उसके बाद में आ जाएगा यू वर्क हार्ड। ये पैटर्न रहेगा। चाहे हम एक पैटर्न अपनाना चाहें तो ये पैटर्न अपना लो, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, और या ऐसे अपना लो फ्यूचर सिंपल प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। अब देखो आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, एक हमारा बिंदु चलता है जो टेंस आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब उसमें देखो इस प्रकार से दिया हुआ आएगा कि एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ सकता है। अब इसके ब्रैकेट में क्या आ गया, वर्ब, ये वर्ब आ गया। अब देखो जनरल सी बात ऐसी है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं इसमें बाई मिस्टेक ये करेंगे कि वो देखेंगे इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करवाएंगे। करंटली हम जो एडवर्बियल क्लोज और कंडीशन पढ़ रहे हैं तब हमें ध्यान में है कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होगा, हम इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग भरना चाहेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग भरेंगे तो यू विल पास। यहां पे विल देखेगा स्टूडेंट, एक विल देखेगा, विल देखते ही उसका ध्यान जाएगा फ्यूचर टेंस में। तो वो यहां पे चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस भरे, चाहे फ्यूचर सिंपल भरे, चाहे फ्यूचर परफेक्ट भरे, उसमें से एक टेंस भरेगा। अरे एक टेंस भरते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहां पे देखेगा विल या शैल दिया हुआ आएगा, विल या शैल दिया हुआ आएगा तो उसको देखते ही वो क्या करेगा कि ये फ्यूचर का है, जो सेंटेंस है फ्यूचर का है तो इसमें क्या भरा जाएगा, फ्यूचर भरा जाएगा, तो भी फ्यूचर भर देगा। तो आपको क्या करना है, ये देखना कि यदि इफ आ रहा है, इफ आ रहा है तो आपको एक क्लोज तो दिया हुआ आएगा, इफ के बाद में फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है, जैसे मान लो कि अगला क्लोज कंप्लीट आ रहा है वो फ्यूचर सिंपल का है, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। अगला देखो इसमें if he runs fast he will catch that rat। ये आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी सहायक है। अब कई बार क्या होता है एग्जाम, जैसे मान लो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, एक क्लोज किस प्रकार से आएगा। अब जैसे मान लो कि ये ऐसा सेंटेंस दे दिया, मैं ये सेंटेंस डायरेक्टली आपको लिख रहा हूं, if he runs fast he will catch the train, if he runs fast he will catch the train। अब आपको स्टूडेंट्स को ऐसा बोला जाता है, देखो इसमें से हम ये एक हटा देंगे यहां से। अब आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये आएगा, यहां पे ब्रैकेट में इफ दिया हुआ आएगा। अब इफ से कनेक्ट करते हुए एक न्यू सेंटेंस बनाना है, ये इसको कंडीशनल क्लोज बनाना है। अब इसको कंडीशनल क्लोज बनाएंगे, अब इसका मतलब स्टूडेंट्स के इफ से कनेक्ट करते हुए, भाई इफ को हमें कंजक्शन मानते हुए या इफ के माध्यम से कनेक्ट करते हुए इसको कंडीशनल क्लोज बनाना है। तो स्टूडेंट क्या करेगा कि कंजक्शन है बीच में
शुरुआत में यदि यही सेंटेंस यहाँ पे होता, मतलब कि पहला जो फ्यूचर सिंपल का जो सेंटेंस है वो पहले होता और ये सेंटेंस बाद में होता, तो हम इनका प्रयोग बीच में करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल से पहले किया जाता है। तो हमें इस सेंटेंस में कहाँ यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है, ना कि बीच में यूज करना है। यदि ये सेंटेंस घुमा के दिया हुआ है, यदि ऐसा दिया हुआ है, he will catch the train, he will catch the train, और तब यहां पे बीच में आएगा he runs fast, तब क्या आएगा, यहां पे बीच में दिया हुआ है, तब यहां बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न यही रहता है कि प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर सिंपल प्लस ए प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो जो भी आपको तरीका पैटर्न लगे भाई इसमें से आएगा, आप दोनों इस तरीके से भी ये तरीका भी अपना सकते हो, ये तरीका भी अपना सकते हो, दोनों तरीके से ही है। अगला एग्जांपल देखो, we shall get friends। देखो पैटर्न वो ये है। अब ये जो हमने नीचे वाला जो पैटर्न का अध्ययन किया, उस पैटर्न के आधार पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है we shall get weight, we shall get weight। ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का। उसके बाद में देखो ये पाया कि प्लस प्रेजेंट सिंपल, रेन एक बर्फ है, आर ए आई एन, रेन का अर्थ होता है वर्षा होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इट है, देखो समुद्र है, समुद्र के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्रेजेंट सिंपल में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में ये लगा है। तो ये एक पैटर्न रहता है कि इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। किसको, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखो, अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मेन क्लोज कौन सा होता है। मेन क्लोज, मेन क्लोज में विल के स्थान पे, विल ऑब्लिक शेल के स्थान पे, शेल के स्थान पे कैन में, कैन में माइट मस्ट, माइट मस्ट आदि का प्रयोग। यदि ये देखो ये भी एक बाध्यता रहेगी कि हम जो मेन क्लोज होगा, पहला तो होगा एक क्लोज, ये जैसे मान लो एक क्लोज या कंडीशनल क्लोज कौन सा हो गया, ये हो गया, जहां पे इसको एक क्लोज भी बोला जाता है या कंडीशनल क्लोज भी बोला जाता है। ये कंडीशनल क्लोज है, ये अगला है जो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज है, इसको क्या बोला जाएगा, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। अब देखो मेन क्लोज में, अब ये मेन क्लोज है, इसमें विल और शेल, ये विल आया हुआ है, ये विल आया हुआ है, ये शेल आया हुआ है, किस स्थान पर, कैन में माइट मस्ट आदि का प्रयोग, कि हम क्या करें कि जो हमारे विल और शेल है उसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, कैन में माइट और मस्ट का प्रयोग कब करें, कैसे किया जाता है। पहला देखो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए मे माइट का प्रयोग, मे ऑब्लिक माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग यदि हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करेंगे तो कौन से मॉडल का जो प्रयोग किया जाएगा वो होंगे मे और माइट। If you call him, he या तो मे आ सकता है या माइट आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, माइट ना। देखो ये है पॉसिबिलिटी, यदि ऐसी पॉसिबिलिटी आई तो हम क्या करेंगे, कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे, मे और माइट का, किसकी जगह, शेल और विल की जगह मे और माइट का प्रयोग करेंगे।
ट्राई करना। बीट हम सी में या माइट बीट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, दोनों सही होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। यदि पॉसिबिलिटी दी गई भी हो तो हम किस जो शैल और विल है उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, मे और माइट का। अगला B1 देखो, परमिशन को व्यक्त करने के लिए परमिशन को व्यक्त करने के लिए मैं का प्रयोग, परमिशन को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग। यदि परमिशन होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। यू कंप्लीट योर होमवर्क यू मैं वो हूँ। ये क्या है, परमिशन। ये क्या परमिशन, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क यू मे गो होम। ये क्या है, परमिशन है। यदि हम परमिशन को ओपन या प्रोबेबल कंडीशन के माध्यम से व्यक्त करेंगे तो हमें क्या करना होगा, विल और शैल की जगह कौन से मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा, मे या माइट मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा। एक परमिशन में कई जगह क्या होता है, कैन मॉडल का भी प्रयोग होता है। परमिशन और एबिलिटी, परमिशन का अर्थ होता है इजाजत, एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। करने के लिए केन मॉडल का प्रयोग। केन का प्रयोग हम क्या करेंगे, यदि परमिशन और एबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, केन का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसमें एग्जांपल, ये बेटर एबिलिटी, ये अपनी एबिलिटी दर्शा रहा है। यदि एबिलिटी दर्शाई जाएगी, यदि एबिलिटी दर्शाई जाएगी तो हमें क्या करना होगा, जो विल और शैल की जगह केन मॉडल का प्रयोग करना होगा। if you ये परमिशन। अब देखो, यदि ये मैंने आपको 3 मेथड बताए, बीच बीच में ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि हमें भी जो ओपन और प्रोबेबल कंडीशन होगी उसमें शैल और विल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों, कब नहीं कर पाएंगे, यदि फर्स्ट नंबर है, यदि पॉसिबिलिटी होगी तो हम मे और माइट का प्रयोग करेंगे। यदि पॉसिबिलिटी होगी तो हम मे और माइट का प्रयोग करेंगे। परमिशन होगी तो हम मे का प्रयोग करेंगे। एक होता परमिशन और एबिलिटी होगी तो हम केन मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको ये तीनों प्रयोग बताए किस प्रकार से कि हमें यूज करना है। और जैसे मान लो ये ओपन और प्रोबेबल कंडीशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस किस प्रकार से बिल्ड करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला जो है वो है हमारी जो सेकंड कंडीशन है,
या हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी, कंडीशन। इसका अर्थ होता है काल्पनिक या संभावित, असंभावित शर्त, काल्पनिक या असंभावित शर्त, ये केवल मात्र कल्पना पे डिपेंडेंट करती है। अब इसमें देखो इस प्रकार ये शर्त वाले वाक्यों में, इस प्रकार के शर्त वाले वाक्यों में इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। देखो पहली हमारी जो शर्त थी वो थी ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन में क्या था कि जो ये इफ क्लोज होगा या कंडीशनल क्लोज होगा उसमें इसी शर्त रख दी जाती है, यदि हम उसको पूरा कर दें तो मेन क्लोज में कहीं भी जो बात है अर्थात मेन क्लोज में जो परिणाम व्यक्त किए जाते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं या हमें प्राप्त हो सकते हैं, या मेन क्लोज में जो कही गई बात है वो स्वतः ही पूरी हो जाएगी। यदि हम इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज में जो शर्त रख दी जाती है उसको यदि हम पूरा कर देते हैं तो मेन क्लोज में जो या प्रिंसिपल क्लोज में जो बात कही गई वो स्वतः ही पूरी हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हाइपोथेटिकल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उसमें इफ क्लोज ये तो कंडीशनल क्लोज होगा उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है जो वर्तमान में कभी पूरी नहीं हो सकती। तो यदि वो पूरी नहीं होगी तो मेन क्लोज का रिजल्ट नहीं आएगा, मेन क्लोज का रिजल्ट नहीं आएगा अर्थात उसके परिणाम है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, वो हमें परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। और देखो हम जो पहली कंडीशन थी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन उसमें हमने किया कि जो ये इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज में जो शर्त रख दी जाती है उसको हम पूरा करते हैं तो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज में जो परिणाम होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं या उसका जो कार्य वो स्वतः ही पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है जो इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज में जो शर्त तो रख दी जाती है लेकिन वो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। तो यदि वो शर्त पूरी नहीं होगी, वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, मेन क्लोज का रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेन क्लोज का क्या नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसका पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ये होता है इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड ऑब्लिक शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये इसका पैटर्न होगा। अब देखो यहाँ पे पास्ट सिंपल के बाद में हमने थोड़ी बहुत जगह दी है, वो जगह क्यों दी गई है। अब देखो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे मान लो सेंटेंस शुरुआत होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब या मेन जो हेल्पिंग वर्ब की जगह आते हैं मॉडल के रूप में, ये मॉडल के रूप में काम में आएंगे। जैसे यहाँ पे ही सी कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, जैसे यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। ये तो पैटर्न यह बनता है। यदि हम इस पैटर्न से नहीं बनाना चाहें तो एक पैटर्न यह बनता है। जैसे मान लो कि शुरुआत में ये ब्लैंक सा मान लें, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, उसके बाद में वुड ऑब्लिक शुड, उसके बाद में क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये सेंटेंस चलता जाएगा, इसके बाद में इफ प्लस पास्ट सिंपल, ये पैटर्न। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको इसमें से भी पूछ ले भाई, तीनों कंडीशन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें से भी करवा सकते हैं कि हमें ये देखना है कि ओपन, जैसे ओपन और प्रोबेबल कंडीशन में था कि प्लस प्रेजेंट सिंपल था, एक साइड में जो था वो फ्यूचर सिंपल था। इसमें क्या है, अब ये देखो यहाँ पे पास्ट सिंपल दे देंगे और ये ब्लैंक दे देंगे। देखो एग्जांपल देखें, इफ यू वर्कड हार्ड, यू कुड वाश, इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ प्लस पास्ट सिंपल। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म इतना तो बता दो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज की जाती है, पास्ट सिंपल में यूज की जाती है। एक ही टेंस होता है जिसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज की जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और उसके बाद में देखो यू, ये सब्जेक्ट आ गया, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपकी एग्जाम होगी, जैसे मान लो कि जो ये कंडीशन है ये आपके क्लोज के अंतर्गत ना आ गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत आ जाए, तो आपको ब्रैकेट में देखो ऐसा इसको मिटा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में पास दे देंगे टी ए डबल एस। अब बोलो ये आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट किस प्रकार से करोगे। अब इसमें क्या स्टूडेंट कहां पे जाएगा कि इफ यू वर्कड हार्ड, तो वो ये समझ जाएगा कि ये पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल है वो कहां पे जाएगा पास्ट सिंपल में, अब या तो वो पास्ट का बनेगा, प्रेजेंट का बनेगा, सभी के सभी गलत होंगे। इसमें ओनली फॉर ये भरा जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भरा जाएगा। तब ये क्या बनेगी, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन बन जाएगी। ये हाइयो इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल कंडीशन है या इमेजिनरी कंडीशन है, ये काल्पनिक शर्त है, असंभाव्य शर्त है। असंभाव्य शर्त में क्या होता है कि ये जो इफ क्लॉज होगा और जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है जो वर्तमान में पूरी नहीं होती है। यदि ये वर्तमान में पूरी नहीं होगी तो मेन क्लॉज का क्या नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका जो पैटर्न होगा वो या तो हम ऐसे करें इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड ऑब्लिक शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा। यदि हम इस प्रकार से सेंटेंस रिकॉर्डिंग करेंगे इसका जैसे विपरीतार्थ में, तो वो होगा वुड ऑब्लिक शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में इफ क्लॉज होगा इफ प्लस पास्ट सिंपल। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आगे देखो, I had money, I would live। अब ये देखो, अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एक बात सोचेंगे कि ये है जो इफ क्लॉज या जो कंडीशनल क्लॉज है, इसमें मैं वो पास्ट सिंपल टेंस आया है, तो स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें पास्ट सिंपल हो ही नहीं सकता, हेड आया हुआ है। हेड आते स्टूडेंट कहां पे चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट हेड यहां पे क्या है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना कि हमारा ये जो सेंटेंस होगा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा ये सेंटेंस होगा ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। यहां पे इज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे इज मेन वर्ब का काम कर रही है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना है इंग्लिश में कहीं पे भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के बगैर कभी भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसमें देखो मेन वर्ब कहीं पे आई भी है क्या, मेन वर्ब नहीं आई है, तो यहां पे इसकी जो वर्ब है वो है हैव का अर्थ हम चाहे तो इसका अर्थ होता है रखना। अब यहाँ पे हमें बढ़ना क्या था, जैसे मान लो ये ब्लैंक है, अरे हमने ब्रैकेट में हैव दिया हुआ, तो हमें यहाँ पे बढ़ना क्या होगा भाई, ये इफ प्लस पास्ट सिंपल होगा। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हेड, तो हमने क्या भरा था यहाँ पे हेड ही तो भरा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये पास्ट सिंपल है और उसके बाद में प्लस इफ सॉरी उसके बाद में वुड ऑब्लिक शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ क्लॉज पहले आ गया या कंडीशनल क्लॉज पहले, कंडीशनल क्लॉज होगा वो किस में होगा, पास्ट सिंपल में होगा। जो अगला होगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, वो होगा वुड ऑब्लिक शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखो एग्जांपल, if I were a bird,
If I were a bird, I would fly in the sky. I would fly in the sky. अब ये देखो, अब ये क्या है, एकमात्र कल्पना है, ये वर आया हुआ है, तो स्टूडेंट कहां पे जाएंगे? ये मैं अभी बोलूंगी पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल कैसे हुआ हो जाता, स्टूडेंट के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वर आ रखा है, वाल ओब्लिक वर, वाल ओब्लिक वर तो फर्स्ट कंटीन्यूअस में आते हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको बोली कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में क्या आएगी? मेन वर्ब। इसके साथ में यदि मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तब हम इसको क्या मानेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस का है। लेकिन यहाँ पे वर अकेला आ रखा है, तो वर अकेला आएगा तो हम उसको क्या नहीं मानेंगे? पास्ट के जो कंटीन्यूअस है वो टेंस नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक वर्ब होती है बी, एक वर्ब होती है बी, बीई। आपके जैसे मान लो एक फॉर्म ऑफ वर्ब भी भरवाना चाहें, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम, सेकंड फॉर्म होती है वाज ऑब्लिक वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। ये इसकी फॉर्म होती है। इसमें पढ़ना क्या था? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल में हमें करना क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो लगाई है। एक बात और ध्यान में रखना, जैसे मान लो इंग्लिश में आपने कहीं पे भी ऐसा सेंटेंस देखो जिसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल जानते हो, जैसे ही है, सी है, सिंगुलर नाउन है या प्लस आई है, यदि इनके साथ वर का प्रयोग जहां पे भी आ रहा है, वर का प्रयोग जहां पे भी आ रहा है, तो आप ये बात मान के चलना कि उसमें क्या हाइपोथेटिकल, इंप्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन है। वो सेंटेंस गलत नहीं है, वो सेंटेंस गलत नहीं है, उसमें क्या है? हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, इंप्रोबेबल, ये जो कंडीशन है वो इसके द्वारा व्यक्त की गई है। आगे एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है इफ आई वर ए लॉयल। हम इसमें कर क्या रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। कल्पना तो कितनी भी बड़ी कर सकते हैं। इफ आई वर ए लॉयल, यदि मैं क्या होता? शेर होता, आई वुड रोर, रोर होता दौड़ना, तो दौड़ना। तो इसका मतलब देखो बात क्या कहती है, इसमें जो कंडीशन व्यक्त की गई है वो पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम शेर नहीं बन सकते, शेर नहीं बनेंगे तो दौड़ेंगे कैसे? तो मतलब जो मेन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसका जो परिणाम है वो निकलेगा ही नहीं। भाई ये मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई है कि जो इंप्रोबेबल कंडीशन होगी, हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, इमेजिनरी कंडीशन होगी, उसमें क्या होगा कि जो कंडीशनल क्लोज होगा, एक क्लोज होगा, उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। तो यदि वो वर्तमान में पूरी नहीं होगी तो उसका क्या नहीं निकलेगा? जो हमारा जो मेन क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। और यही बात इसमें देखो, इफ आई वर ए लॉयल, आई वुड रो। अब ऐसे बहुत ज्यादा एग्जांपल हो सकते हैं, आप हर स्टूडेंट अपने विवेक के आधार पे बना सकते हैं। जैसे आई हैड मोर मनी, आई हैड मोर मनी, आई वुड बाय ए बंगलो, या आई वुड बाय ए BMW कार। मतलब हम क्या कर सकते हैं? अपनी कल्पना के आधार पे इसके माध्यम से कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। यदि उसी जो सेंटेंस होंगे उसको बोला जाएगा हाइपोथेटिकल, इंप्रोबेबल कंडीशन या जो इमेजिनरी कंडीशन। और इसमें क्या होगा? जो एक क्लोज होगा या जो कंडीशनल क्लोज होगा, उसमें ऐसी शर्त रख दी जाती है जो क्या नहीं होगी? पूरी नहीं होगी। और इसका हमें जो अगला होगा मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि प्लस